देखिए, समासों की प्रक्रिया में गत कक्षा में हमने समास किसको कहते हैं, समास के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों के बारे में आपको बताया। 5 भेदों में अर्थ प्रधानता की दृष्टि से जब पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव होगा, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष होगा। लेकिन तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय और कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु समास है। इसलिए उन दोनों समासों के अंदर भी आपको उत्तर पद के अर्थ की ही प्रधानता रखनी होगी। इसके बाद तीसरा प्रकरण आया जब दोनों पदों में से कोई भी पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न हो करके कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, उसको अन्य पद प्रधान होने पर बहुब्रीहि समास होगा। और यदि दोनों पद प्रधान हो तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। और इन चारों समासों से जो बचा हुआ प्रसंग है वो केवल समास में आएगा। गत कक्षा में हमने सबसे पहले अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। सबसे पहले तो ये बताया कि यहां पे पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है और वो पूर्व पद अव्यय होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होगी। पहली बात तो हमने ये कही। दूसरा प्रसंग यहां पर आपको ये बताया कि यहां पर अव्ययी भाव समास में जो भी कोई रूप बनेगा वो रूप नित्य रूप से अव्यय हो जाता है। और अव्यय होने के साथ साथ वो नपुंसक लिंग में भी होगा। नपुंसक लिंग में होने का फायदा ये हुआ, अंत में यदि कोई दीर्घ स्वर होगा तो दीर्घ स्वर को आपको ह्रस्व भी करना है। और अब यदि ह्रस्व ए अंत में बचा जब तो अम कार्य कर देंगे, अन्यथा कोई भी विसर्ग इत्यादि कार्य वहां पर नहीं होगा। ये प्रकरण रखा। इसके बाद में एक बात विशेष आई कि अव्ययी भाव समास के प्रसंग में यदि पूर्व पद में सह अव्यय हो तो सह अव्यय के स्थान पर आपको स आदेश करना होगा, लेकिन आगे कोई भी कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए। और एक प्रसंग सारे समासों के प्रकरण में बताया कि यदि पूर्व पद के अंत में हलंत न हो, जैसे राजन शब्द है, कर्मन शब्द है, आत्मन शब्द है, उनके अंत में न मिलेगा। या फिर कोई भी संन्यासिन, योगिन, भोगिन इत्यादि शब्दों के अंत में भी न है, यदि वो न है तो उसका लोप आपको करना होगा। लेकिन अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया को अर्थ के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में डिवाइड किया कार्य को। सबसे पहला काम हम लेकर के चल रहे थे, कुछ फिक्स अव्यय हैं, उन अव्ययों का किसी दूसरे समर्थ पद के साथ, सक्षम पद के साथ समास कार्य होता है। वो कौन कौन से अव्यय हैं और कौन से अर्थ में होते हैं, वो प्रकरण आपको याद रखना होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास सप्तमी विभक्ति की बात आई। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आपको अधि अव्यय का प्रयोग करना है। और जब भी कोई इसका विग्रह करेंगे, जिस शब्द के साथ अधि जुड़ा हुआ होगा उसके अंदर आपको सप्तमी का कार्य कर देना है, उसका विग्रह हमारे सामने आ जाएगा। फिर दूसरा प्रसंग हमारे पास आया यहीं पर समीप अर्थ। समीप अर्थ में आपने देखा उपअव्यय का समास हुआ है दूसरे किसी भी समर्थ पद के साथ, तो वो कार्य भी आपने देखा। फिर हमारे पास तीसरा प्रकरण आया अभाव का। अभाव प्रसंग में निरअव्यय का समास हुआ है किसी भी दूसरे समर्थ पद के साथ, तो निर का आपने पहले प्रयोग किया। और अंत में 2 अर्थ लिए थे हमने, एक तो समृद्धि और एक व्यर्धि। समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता या अधिकता, जैसे मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम बना। और व्यर्धि का जस्ट अपोजिट हो जाएगा विपन्नता या न्यूनता या कमी का होना, तो वहां पर आपको दुरव्यय का प्रयोग करना होगा, जैसे यवना नाम व्यर्धि, दुर्यवनम इत्यादि रूप वहां पर बने थे। अब इसी प्रक्रिया को आज की कक्षा में आगे हम क्रमशः रख रहे हैं। एक एक अर्थ के अनुसार हम एक एक प्रकरण को लेकर के यहां पर चल रहे हैं। अब हमारे पास छठा अर्थ आता है अत्यय। देखिए अत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी ज्यादा होना, अधिकता होना, ध्वंस होना, ध्वंस करना, या फिर ज्यादा गिरना, ज्यादा होना या अधिक होना। कैसे?
जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि अब की बार सर्दी ज्यादा हो रही है, अब की बार गर्मी ज्यादा हो रही है, या फिर हम कहें कि भारत में गर्मी ज्यादा है, या फिर कोई से भी देश का नाम लेकर के वहां पे सर्दी ज्यादा है। जिस किसी की भी अधिकता की बात की जाए, जैसे हम किसी ज्यादा पड़ रहे हैं, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा सर्दी पड़ रही है, उसको ध्वंस या फिर ज्यादा होना, ज्यादा गिरना इत्यादि अर्थ होगा। और इस अर्थ में आपको अति अव्यय का प्रयोग करना है। जैसे आप देखें, जैसे हिमस्य अत्यय, बर्फ की ज्यादा मात्रा होना, ज्यादा गिरना। हिम का अत्यय, हिम का मतलब क्या हुआ, बर्फ इत्यादि, उसका ज्यादा गिरना मूल शब्द है हिम। और अत्यय अर्थ में कौन सा प्रसंग आया, अति। अति अव्यय का समास होगा, किसके साथ होगा, हिम के साथ। तो पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, अति का, और रूप क्या बन गया, अति हिम। अब ये अकारांत है, अकारांत है तो वही पहले की तरह क्या काम हो जाएगा, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, अति हिमम। मतलब ये हुआ, आपको वही पहले की तरह प्रोसेसिंग पूरी अपनानी होगी। जैसे आप देख सकते हो, इसी तरह से शीतस्य अत्यय, ज्यादा सर्दी गिरना, वही शीत और अति, अति का समास हुआ शीत के साथ, क्या रूप बन जाएगा, अति शीत। अब अकारांत है, अकारांत में अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, अति शीतम। ऐसे देखो, वर्षाया अत्यय, ऐसी कोई स्थिति जिसमें वर्षा ज्यादा हो रही हो, वर्षा अति, अति का समास हुआ वर्षा के साथ, अति का पहले प्रयोग हो गया, रूप क्या बन गया, अति वर्षा। अति वर्षा के अंत में क्या है, आ है, तो आ है तो उसको रस्व कर देंगे, वर्षा की जगह क्या हो गया, वर्ष, और अकारांत है, अम कार्य कर देंगे। अब मान लो परीक्षा में अति वर्षम आ जाए, तो आपके पास ये कंफ्यूजन रहा कि शब्द तो वर्षा भी है और शब्द वर्ष भी है। यदि वर्ष से रूप बनाते तो भी अति वर्षम बनता, लेकिन ये अत्यय, अत्यय का मतलब होता है ज्यादा गिरना, ज्यादा होना। अब वर्ष ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ज्यादा गिरती हो या उसका कोई ध्वंस होता हो। वर्ष तो एक कालवाची शब्द है, वो अलग प्रसंग हो गया। लेकिन जैसे छाया शब्द है, अब छाया का तो छाय बनता ही नहीं कोई ओरिजिनल रूप में, यहां तो प्रक्रिया के तौर पर छाया की जगह रस्व हो गया छाय, और रूप बनाया आपने, क्या बन गया, अति छायम। इसलिए यहां तो शंका नहीं होगी। लेकिन जैसे वर्षा और वर्ष दैनिक जीवन में दोनों प्रकार के शब्द हैं, तो उन प्रसंगों में यदि शंका रहे तो आपको लॉजिक देखना होगा। वर्ष का अत्यय कभी नहीं होता, वहां पे वर्षा अधिक गिरना यही अर्थ हो सकता है। तो जब भी कोई विग्रह करें, ऐसा कोई शब्द आए जिसमें ए भी अंत में हो और आ भी अंत में हो, जैसे वर्ष और वर्षा दोनों शब्द हैं, तो वहां पे आपको लॉजिकली जो अर्थ ज्यादा बेहतर तरीके से बैठ रहा हो, वही आपको लौकिक विग्रह करना चाहिए। इस वजह से यहां पे अति वर्षम में आपको वर्षायः अत्ययः ऐसा विग्रह ही करना होगा। कॉपी में डाल लीजिएगा नंबर 6 अत्यय। उसी प्रकार से कल की तरह है, वही 4 कॉलम चलते रहेंगे पहले की तरह, और बीच की जो बातें लिखेंगे वो आर पार लिखेंगे। नंबर 6 देखो, अत्यय, अत्यय, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा ध्वंस, ध्वंस या ज्यादा होना, ध्वंस या ज्यादा होना। ध्वंस या ज्यादा होना, और सामने कर लेंगे इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होगा। इस अर्थ में, इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होगा। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, वैसे सेम चलाते रहे। सबसे पहले हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय। देखो यहां पे काकेकी का संबंध है, किसका अभाव, किसका ज्यादा होना, किसका ध्वंस। काकेकी का प्रसंग होने की वजह से यहां पे क्या रखा हमने, षष्ठी का कार्य किया है। हिमस्य अत्यय, हिम शब्द है अति, अति अव्यय, अति का समास हुआ, अति के ऊपर गोला, किसके साथ, हिम के साथ। इसलिए पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, अति का।
क्या रूप बनेगा? अतिहिम। और अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? अतिहिमम। ऐसे ही एक स्त्रीलिंग का ले रहा हूं मैं, वर्षायाः अत्ययः। वर्षायाः अत्ययः, वर्षा का अधिक होना, वर्षा, और आगे कौन सा आ गया? अति। अति का समास वर्षा के साथ, रूप क्या बन गया? अति वर्षा। और वर्षा के अंत में आ है, आ को रस्व कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा? अति वर्ष। अब अकारांत बन गया, तो रूप क्या बन जाएगा? अति वर्षम। अति वर्षम। वर्षायाः अत्ययः अति वर्षम। ऐसे एक नपुंसकलिंग का शब्द ले लीजिएगा, जल शब्द नपुंसकलिंग का है। जलस्य अत्ययः, ज्यादा पानी गिरना या ज्यादा जल होना। यहां पे जल शब्द मूल रूप से अत्यय अर्थ में अति अव्यया, अति का समास जल के साथ, क्या रूप बन जाएगा? अति जल। अब अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? अति जलम। अति जलम। अति जलम। तो तीनों लिंगों का एक एक उदाहरण हमने ले लिया है। बाकी देख लीजिएगा क्रमशः, जैसे ऊपर से ही हिमस्य के बाद में शीतस्य अत्ययः, शीत और अति, अति का समास हुआ शीत के साथ, ज्यादा सर्दी गिरना। अति शीत अकारांत है, अम कार्य हो गया, रूप क्या बन गया? अति शीतम। ऐसे ही देखो छाया यह अत्ययः, यहां पे अति का समास किसके साथ? छाया के साथ। ऐसी कोई जगह जहां पर ज्यादा छाया हो, मतलब जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं हो या फिर धूप नहीं हो, तो ऐसे प्रसंगों में छाया अति, अति का समास हुआ छाया के साथ, अति का पहले प्रयोग, रूप क्या बन गया? अति छाया। छाया को रस्व कर लेंगे, अति छाय। अब अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? अति छायम। ऐसे अधिकस्य अत्यय, कई बार क्या होता है? ज्यादा अधिक हो जाता है, अधिक से भी ज्यादा। अधिकस्य अत्यय मतलब ज्यादा अधिक होना। तो यहां पे अधिक शब्द अति का समास अधिक के साथ, अति का पहले प्रयोग हो गया, अति प्लस अधिक में यण संधि हो गई, और रूप क्या बन गया? अत्यधिक। अब अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? अत्यधिकम। ऐसे ही आधुनिकस्य अत्यय, कई बार क्या होता है? कोई आधुनिक तो है, लेकिन आधुनिक में भी ज्यादा आधुनिक हो जाए, तो ऐसे प्रसंग में अति का समास आधुनिक के साथ, अति प्लस आधुनिक, यण संधि हुई, क्या रूप बन गया? अत्याधुनिक। और रूप क्या बन जाएगा? अकारांत है, अत्याधुनिकम। ऐसे ही उत्तमस्य अत्यय, कोई व्यक्ति उत्तम हो, लेकिन उत्तम से भी अधिक ज्यादा उत्तम हो, तो अति का समास उत्तम के साथ, अति प्लस उत्तम, वही यण संधि हो गई, क्या रूप बन गया? अत्युत्तम। अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा? अत्युत्तमम। तो ये दैनिक जीवन में जितने भी अति वाले शब्द आते हैं ना, अति वेग, अति वेगम, वेगस्य अत्ययः अति वेगम, कोई भी प्रसंग आ जाए उसके अंदर आप ये प्रकरण रख सकते हैं। जैसे जलस्य अत्यय आपने देखा, अति जलम बन गया। ऐसे ही वृष्टे है, वृष्टि का मतलब होता है वर्षात। वृष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ भी वर्षा ही हुआ, लेकिन शब्द लगा गया, तो यहाँ पे मूल शब्द है वृष्टि। अति का समास हुआ वृष्टि के साथ, और अति का पहले प्रयोग होगा अतिवृष्टि, लेकिन अब इसके अंत में क्या है? ई है। अकारांत होता तो अम कार्य हो जाता, लेकिन यहां तो ई अंत में है, न तो विसर्ग आया और न ही अम इत्यादि कोई भी कार्य हुआ। तो दैनिक जीवन में जितने भी अति वाले प्रसंग हैं, वो सारे के सारे आपको इस प्रकार से रखने होंगे, और जब उनका विग्रह करें तो जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अंदर आप षष्ठी विभक्ति का कार्य कर सकते हैं। वचन के आधार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप यदि हिमस्य अत्यय करो, चाहे हिमानाम अत्यय करो, वर्षायाः अत्यय करो, चाहे वर्षाणाम अत्यय करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो समास करने के बाद ओरिजिनल शब्द को देखना होगा। आपको विगत कक्षा में बताया था, पहले वाले शब्द के वचन का प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं पड़ेगा,
जैसे आपको बताया ना, दशरथस्य पुत्र है तो भी दशरथ पुत्र बना, और दशरथानाम पुत्र है तब भी क्या रूप बनेगा, दशरथ पुत्र ही बनेगा। पहले वाले शब्द के वचन का प्रभाव समास के प्रसंग में नहीं पड़ता। तो ये छठा मीनिंग हमने लिया, अत्यय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ध्वंस, और जिसमें आपको अति अव्यय का प्रयोग करना पड़ा है। अब आते हैं सातवें अर्थ की ओर। सातवां अर्थ है पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में। आपको मैंने कारकों के दौरान बताया था, पश्चात के योग में षष्ठी विभक्ति का कार्य होगा, बताया था, जहां पे ऊपरी, अधः, पश्चात इत्यादि के योग में आपको षष्ठी विभक्ति का कार्य करना होता है। लेकिन यदि आप वहां पे समास करना चाहो तो पश्चात अर्थ में आपको अनुअव्यय का प्रयोग करना होगा। मतलब पश्चात अर्थ में आपके पास अनुअव्यय आ जाएगा। जैसे आप यहां पे कोई भी शब्द रखें, एक एक शब्द लेता हूं मैं, जैसे पुल्लिंग का शब्द रथ ले लेते हैं, रथा नाम पश्चात, रथों के बाद। आप चाहो तो एक वचन भी कर सकते थे, रथस्य पश्चात, रथ के बाद। यदि एक रथ आगे चल रहा हो और उसके पीछे कोई व्यक्ति चल रहा हो तो वो एक वचन का हो जाएगा, और अनेक रथ आगे चल रहे हों और उनके बाद में सेना चल रही हो तो वहां पे बहुवचन आ जाएगा। यहां पे मूल शब्द है रथ, पश्चात अर्थ में कौन सा अव्यय आया, अनु। अनु का समास किसके साथ, रथ के साथ। पहले प्रयोग किसका हो जाएगा, अनु का। क्या रूप बनेगा, अनुरथ। अब ये अकारांत है, अकारांत है तो क्या काम हो जाएगा, अमकार्य, और रूप क्या बनेगा, अनुरथम। ये तो आपने पुल्लिंग का शब्द ले लिया, या फिर एक वचन में भी रख सकते थे, स्त्रीलिंग का शब्द लेते हैं, जैसे गोदावर्याः पश्चात, गोदावरी के बाद। गोदावरी के बाद हम ये कहें कि कोई भी गांव का नाम, अगर फला गांव गोदावरी के बाद आता है तो ऐसे प्रसंग में मूल शब्द है गोदावरी। ऊपर वाले प्रसंग में तो हमने बहुवचन ले लिया था, यहां पे नदी की तरह रूप चला है गोदावरी का। जैसे नदी से नद्याः, वैसे गोदावरी से गोदावर्याः। मूल शब्द है गोदावरी। समास किसका होगा, अनु का। किसके साथ, गोदावरी के साथ। पहले प्रयोग किसका हो गया, अनु का। क्या रूप बना, अनु गोदावरी। लेकिन अनु गोदावरी के अंत में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को क्या कर लेंगे, ह्रस्व कर लेंगे, और रूप क्या बनेगा, अनु गोदावरी। अब अकारांत नहीं है, अकारांत नहीं है तो अमकारी इत्यादि नहीं होगा, और रूप क्या बन जाएगा, अनु गोदावरी। इस प्रकार से आपको यहां पर क्रमशः एक एक प्रकरण वाइज आपको लिखना होगा। इसी तरह से एक हम कोई भी नपुंसक लिंग का रख लेते हैं, जैसे जाने के बाद, वह जाने के बाद पढ़ता है, तो गमनस्य पश्चात। अब गमन शब्द नपुंसक लिंग का है, यहां पे आ गया गमन, और पश्चात अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया, अनु। अनु का समास गमन के साथ, तो मूल रूप क्या बन गया, अनुगमन। अब ये अकारांत है, अकारांत है तो अमकार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, अनुगमनम, अनुगमनम। इस प्रकार से आपको यहां पर तीनों के तीनों प्रसंगों में क्रमशः पश्चात अर्थ में रखना होगा। नंबर 7 लिखिए, पश्चात, पश्चात, और पश्चात के ब्रैकेट में कर लीजिएगा बाद में। पश्चात का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बाद में। और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। कारकों में हम देख चुके थे। और सामने लिखो, इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। अब एक एक प्रकरण लिख लीजिएगा। रथानाम पश्चात, रथानाम पश्चात, रथ और अनु, अनु का समास रथ के साथ, अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, अनुरथम। इसी प्रकार से गोदावर्याः पश्चात,
गोदावर्याः पश्चात अनु का समास गोदावरी के साथ, अनु गोदावरी ह्रस्व कर लेंगे, और क्या रूप बन जाएगा? अनु गोदावरी। इसी प्रकार से गमनस्य पश्चात, गमनस्य पश्चात अनु का समास गमन के साथ, मूल शब्द बन गया अनुगमन, अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रमशः आप एक एक उदाहरण को रख सकते हैं। अकारांत है तो अम कार्य करना है, अन्यथा कोई भी विसर्ग अम इत्यादि नहीं होगा। जैसे देखो, पदानाम पश्चात, पदों के बाद अनु का समास हुआ पद के साथ, अकारांत है, अनुपद क्या रूप बन जाएगा? अनुपदम। ऐसे ही कूलानाम पश्चात, कूल का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा। कूल का शाब्दिक जैसे नदी का किनारा होता है, उसको यहां पे क्या कहा जाता है? कूल कहा जाता है। उनके बाद या फिर क्या रूप बन जाएगा? अनु का समास कूल के साथ, अनुकूल, अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा? अनुकूलम। ऐसे जनानाम पश्चात, लोगों के बाद अनु का समास हुआ जन के साथ, मूल रूप क्या बन गया? अनुजन। अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बनेगा? अनुजनम। ऐसे ही दिनानाम पश्चात, दिनों के बाद अनु का समास हुआ दिन के साथ, अनुदिन, अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अनुदिनम। ऐसे गंगायाः पश्चात, गंगा के बाद अनु का समास हुआ गंगा के साथ, अनु का पहले प्रयोग हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? अनुगंगा। अनुगंगा में आ को रस्व कर देंगे, अनुगंग, और अम कार्य करके रूप क्या बन जाएगा? अनुगंगम। ऐसे ही भार्या, भार्या का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पत्नी। पत्नी के बाद, अब ये एक वचन में गंगा और भार्या, तो भार्या अनु, अनु का समास हुआ भार्या के साथ, रूप क्या बना? अनुभार्या। अनुभार्या के अंत में आ है, आ को क्या करेंगे? ह्रस्व, और रूप क्या बन जाएगा? अनुभार्य। अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा और रूप को क्या बन जाएगा? अनुभार्यम। ऐसे ही गोदावर्या पश्चात अनु गोदावरी हम देख चुके हैं। और मुनेह पश्चात, मुनि के बाद, मुनि के साथ अनु, अनु का समास हुआ मुनि के साथ, अनु का पहले प्रयोग हुआ अनुमुनि, और ये पहले से रस्व है, रस्व करने की आवश्यकता है नहीं, और अंत में विसर्ग इत्यादि कोई भी काम नहीं होगा। इस प्रकार से पश्चात अर्थ में आपको अनु अव्यय का प्रयोग करना है और इस प्रकार से वहां पे समास का कार्य होगा। तो ये जो विभिन्न अर्थ आ रहे हैं, इन अर्थों में कौन कौन से अव्यय का प्रयोग हो रहा है, ये आपको याद रखना होगा, और उनके अकॉर्डिंग कैसे विग्रह किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। समास को पहचानना तो सरल रहेगा। लास्ट में यदि अकारांत शब्द है और अम कार्य हो रहा है तो पक्का है वहां पे अव्ययी भाव समास है, यदि स्टार्टिंग में कोई अव्यय भी आ रहा है तो। लेकिन वहां पर विग्रह करने के लिए आपको ये विभिन्न अर्थों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार से अब 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पर हमारे पास जो अव्यय है वो है यथा अव्यय। ये जो यथा अव्यय है, यथा के कुल मिलाकर के 4 अर्थ माने गए हैं: योग्यता, वीपसा, अनतिक्रमण और सादृश्य। ये 4 अर्थ हैं, यथा के अर्थ में आ जाते हैं। एक तरह से देखा जाए इसको 4 प्रकरणों में बांट करके हम रखेंगे। जैसे 8वें के प्रसंग में यथा के 4 अर्थों में से पहला अर्थ है योग्यता। योग्यता अर्थ में भी आपको अनु अव्यय का प्रयोग करना होगा। अब यहां पर एक शंका आपके हो सकती है, जैसे मान लो अनुरूपम बना, तो इसमें 2 प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। अनु वाले प्रसंग में आप चाहो तो रूपस्य योग्यम कर लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो पश्चात अर्थ में करके रूपाणाम पश्चात, दोनों प्रकार से विग्रह बनाया जा सकता है अर्थ के अनुसार। जैसे अनुगुणम है, गुण से योग्यम भी बना सकते हैं और गुणानाम पश्चात भी बना सकते हैं। अनुदानम है, दान से योग्यम भी कर सकते हैं और दानानाम पश्चात भी कर सकते हैं।
मतलब अनु अव्यय के दो प्रसंग आ गए, अनु का अर्थ पश्चात भी हुआ और अनु का अर्थ योग्यता भी हुआ। इस प्रकार से जब भी विग्रह आएगा तो इन दोनों में से फिर कोई एक देगा। यदि कोई अनु का कोई भी प्रकरण आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन के अंदर वहां पर रखेगा। देखो नंबर 8, यथा। यथा, यथा इसके सामने लिखेंगे, यथा के कुल 4 अर्थ हैं। 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 नंबर 1 योग्यता। नंबर 1 योग्यता। योग्यता का मतलब होता है योग्य होने का भाव। अभी लिखेंगे इसको भी, योग्यता कोमा वीप्सा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पहला तो आ गया योग्यता, दूसरा आएगा वीप्सा। वीप्सा का मतलब होता है पुनः पुनः होना या बारंबारता। कोई भी काम पुनः पुनः होना, उसको संस्कृत में कहा जाता है वीप्सा। वीप्सा के बाद में अनतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं करना, अनतिक्रमण, अनतिक्रमण। और चौथा हो गया सादृश्य। सादृश्य का मतलब समानता या समरूपता होना। कुल मिलाकर के ये 4 अर्थ होते हैं और इन चारों अर्थों में अलग अलग अव्ययों का भी हम प्रयोग करेंगे। अब 8वें के अंदर नंबर 1 सबसे पहले लिख लीजिएगा, योग्यता। नंबर 1 योग्यता। 8वें के अंदर पहला कौन सा आ गया? योग्यता। योग्यता के ब्रैकेट में कर लीजिएगा योग्य होने का भाव। योग्य होने का भाव। योग्य होने का भाव, ठीक है। और इसके सामने कर लो, इस अर्थ में, इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होगा। इस अव्यय में अनुअव्यय का प्रयोग होगा। जैसे मान लो हम एक पुल्लिंग का रखते हैं, गुणस्य योग्यम। गुण के योग्य, मूल शब्द है गुण और योग्यता अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? अनु। अनु का समास गुण के साथ क्या रूप बन जाएगा? अनुगुण। अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा? अनुगुणम। बनाइए सभी, गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम। ऐसे नपुंसक निकाल लीजिएगा एक शब्द, रूपस्य योग्यम। रूप के योग्य, रूप अनु। अनु का समास रूप के साथ क्या रूप बन जाएगा? अनुरूपम। गंगायाः योग्यम, एक स्त्री का ले लीजिएगा, गंगा के योग्य। तो यहां पे मूल शब्द है गंगा और अनु। अनु का समास गंगा के साथ। और सॉरी, मैं एक तीसरा स्टेज भूल रहा था, आप बना लेंगे सब। तीसरा स्टेज सीधे अनुगुणम, चौथा हो जाएगा अनुरूपम, चौथा स्टेज हो जाएगा। और यहां पे अनुगंगा, अब गंगा के अंत में आ है, ह्रस्व कर लेंगे। अनुगंग अकारांत है, अम कार्य करके रूप क्या बन जाएगा? अनुगंगम। अनुगंगम, ठीक है। ऐसे औरों को देख सकते हो आप। तीनों लिंगों का एक एक उदाहरण हमने रख लिया। जैसे दानस्य योग्यम, दान के योग्य।
देखो, दान के योग्य अनु का समास किसके साथ हुआ? दान के साथ। क्या रूप बन गया? अनुदान। अकारांत है, अमकार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अनुदानम। जैसे कई बार कहते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देगी, तो यहां पर अनुदान का शाब्दिक क्या हुआ? देने योग्य। अनुदान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? देने योग्य। इसी प्रकार से क्रमस्य योग्यम, क्रम के योग्य अनु का समास क्रम के साथ हुआ। अनुक्रम अकारांत है, अमकार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अनुक्रमम। ऐसे ही चिंतनस्य योग्यम, चिंतन के योग्य अनु का समास चिंतन के साथ, रूप क्या बन जाएगा? अनुचिंतन। अकारांत है, अमकार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अनुचिंतनम। तो योग्यता अर्थ में आपको अनु अव्यय का प्रयोग करना है। तो अनु का प्रयोग पश्चात में भी आ गया, अनु का प्रयोग योग्यता में भी आ गया। जब कभी अनु का प्रकरण आए तो विग्रह आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इसी के अंदर सेकंड आ जाएगा वीप्सा। वीप्सा, वीप्सा के ब्रैकेट में कर लीजिएगा पुनः पुनः होना, पुनः पुनः होना या बारंबारता। पुनः पुनः होना या बारंबारता। कोई भी चीज बार बार, एक ही चीज को बार बार बताया जावे। देखो इधर जैसे हम यहां रखें दिनम, दिनम प्रति। आपको मैंने बताया था कारकों के दौरान प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होगी। तो दिनम, दिनम प्रति मतलब प्रत्येक दिन की ओर, एक एक दिन को बता रहे हैं, तो ये बारंबारता का अर्थ हो गया। यहां पे मूल शब्द है दिन, प्रति अव्यय का समास होगा दिन के साथ। अब मूल रूप क्या बन गया? प्रतिदिन। अब ये अकारांत है, अकारांत है तो अमकार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? प्रतिदिनम। ठीक है, लिखो नंबर सेकंड वीप्सा, ब्रैकेट में क्या आपने पुनः पुनः या बारंबारता, और इसके सामने लिख देंगे इस अर्थ में, इस अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। इस अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। इस अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। तो दैनिक जीवन में जितने भी शब्द ना, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यर्थ, प्रतिग्रह, प्रतिपाद इत्यादि, वो सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे? वीप्सा अर्थ के अंदर आ जाएंगे। बनाओ दिनम, दिनम प्रति, एक एक दिन की बात कर रहे हैं। दिनम, दिनम प्रति, प्रति का समास दिन के साथ, अकारांत है, अमकार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा? प्रतिदिन और प्रतिदिनम। ऐसे एक पुल्लिंग का प्रकरण रख लेते हैं हम, जैसे पादम, पादम प्रति, प्रत्येक पाद में, पादम, पादम प्रति, मूल शब्द है पाद और प्रति, प्रति का समास हुआ पाद के साथ, प्रति का पहले प्रयोग क्या रूप बन जाएगा? प्रतिपाद। अकारांत है, रूप क्या बन जाएगा? प्रतिपादम। प्रतिपादम। ऊपर वाला नपुंसकलिंग का शब्द ले लिया, एक पुल्लिंग का ले लिया है, और ऐसे एक स्त्रीलिंग का रूप भी रख सकते हैं। जैसे प्रत्येक नदी में, तो नदीम, नदीम प्रति, एक एक नदी, मूल शब्द है नदी, और प्रति, प्रति का समास हुआ नदी के साथ। अब यहां पे नदी में ई बड़ा है, ह्रस्व कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा? प्रति नदी। और अब अम इत्यादि काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अंत में क्या आ गया? ई आ गया ना, रूप क्या बन जाएगा? प्रति नदी। नदी के अंत में दी बड़ा था, उसको छोटा कर दिया हमने, क्या रूप बन गया? प्रति नदी। तो जिस किसी शब्द से पहले प्रति जुड़ जाए तो वहां पे वीप्सा या बारंबारता का अर्थ होगा, और प्रति के योग में चूंकि द्वितीय विभक्ति होती है तो उस शब्द को दो बार लिख करके आपको द्वितीय का कार्य कर देना होगा। जैसे और भी रूप देख सकते हैं आप यहां पर, जैसे गृहम, गृहम प्रति, प्रत्येक घर की बात कर रहे हैं, मूल शब्द हुआ गृह, और
बारंबारता अर्थ में प्रति अव्यय, प्रति का समास गृह के साथ, मूल शब्द क्या बन गया? प्रतिगृह। अकारांत है, अम कार्य कर देंगे और रूप क्या बनेगा? प्रतिग्रहम। ऐसे वनम वनम प्रति, प्रति का समास हुआ वन के साथ, क्या रूप बन जाएगा? प्रतिवन। अब अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, रूप क्या बनेगा? प्रतिवनम। ऐसे ही एकम एकम प्रति, यहां पे प्रति का समास हुआ एक के साथ, मतलब एक एक को, तो यहाँ पे प्रति प्लस एक वो यण संधि हो गई, यण संधि होकर के रूप क्या बन गया? प्रत्येक। अब ये अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? प्रत्येकम। ऐसे ही अर्थम अर्थम प्रति, अब यहाँ पे प्रति का समास अर्थ के साथ, प्रति प्लस अर्थ यण संधि होकर के प्रत्यर्थ और अम कार्य करके रूप क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। इस प्रकार से आपको यहां पर बारंबारता या विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग करना होगा। दैनिक जीवन में जितने भी शब्द हैं, जैसे हम कहें ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिग्रामम, नगरम नगरम प्रति, प्रतिनगरम, छात्रम छात्रम प्रति, प्रति छात्रम, जैसे हिंदी में भी सामान्य तौर पे बोलते हैं प्रति विद्यालय एक एक पंखा दान करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्यालयम विद्यालयम प्रति, एक एक विद्यालय की ओर। प्रत्येक गांव में, एक एक गांव में तो प्रतिग्रामम, एक एक नगरी में प्रतिनगरी। अब नगरी सब में ई बड़ा था ना, उसको रस्व कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? प्रतिनगरी, प्रतिनगरी। ऐसे जैसे महिलाम महिलाम प्रति, अब प्रति का समास महिला के साथ, महिला में आ है, आ को रस्व कर लेंगे और अम कार्य करके रूप क्या बन जाएगा? प्रति महिलम। मतलब दैनिक जीवन में जितना भी ये प्रति वाला प्रसंग है, जैसे आपको बताया प्रतिपदम, पदम पदम प्रति, क्या रूप बन जाएगा? प्रतिपदम। छात्रम छात्रम प्रति, प्रति छात्रम। सह प्रति छात्रम व्याकरणम पाठयति, वह एक एक छात्र को व्याकरण पढ़ाता है। तो प्रति छात्रम, एक एक छात्र का प्रसंग वहां पर आ जाएगा। आप चाहो तो यहां पर इसका जो वाक्य प्रयोग है वो वाक्य प्रयोग भी लिख सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जो ऊपर से प्रसंग देखे थे, ऊपर से जितने भी प्रसंग आए, जैसे सप्तमी वाला उदाहरण तो मैंने आपको बताया था। यहां पर पंडित है, आपको बताया था पंडित है अधिसभम वदति, पंडित सभा के अंदर बोलता है। या फिर मोहन है अधिग्रामम निवसति। इसी प्रकार से एक एक का वाक्य प्रयोग और मैं बता देता हूं, क्योंकि यदि कोई गद्यांश या पद्यांश में समास का प्रसंग आए तो वो वाक्य प्रयोग करके ही देगा। तो क्रमशः एक एक प्रकरण वाइज मैं यहाँ पे वाक्य प्रयोग भी रख रहा हूं आपके पास। जैसे समीप अर्थ की बात करते हैं, कृष्ण से समीपम क्या बना? उपकृष्णम बना। या लताया समीपम क्या बना? उपलतम बना। जैसे आम्र वृक्षः, देखो एक बार, आम्र वृक्षः उपलतम वर्तते, उपलतम अस्ति, उपलतम अस्ति। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? आम का पेड़ किसके समीप है? लता के समीप है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे, उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, बात वही है। तो यहां पर आगे स्वर है तो मैं कौन अनुस्वार नहीं होगा, तो रूप क्या बन जाएगा? उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, लता के समीप आम का वृक्ष है। इधर अर्थ के दृष्टिकोण से यही रख लीजिएगा, आम्र वृक्षः अस्ति, लता के समीप आम्र वृक्ष है। या फिर हम कहें कि गंगा के समीप, कोई भी नदी का नाम लेकर के उसके समीप कोई नगर हो उसका नाम आप ले सकते हैं। जैसे यमुनायाः समीपम, क्या रूप बन जाएगा? उपयमुनम, उपयमुनम देहली अस्ति, यमुना के नजदीक क्या है? देहली है। तो इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, लिख लीजिएगा नीचे कॉपी के अंदर ही, कंटिन्यू, इसे में लिखते रहे कंटिन्यू, वाक्य प्रयोग आ जाएगा। उपलतम, वहां पे जगह नहीं होगी, यहीं पर लिख लें, उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? लता के समीप आम का पेड़ है। तो यहां पे समीप अर्थ में क्या बनाया हमने? उपलतम बनाया ना। उपलतम आम्र वृक्षः अस्ति, लता के समीप आम का पेड़ है। इसी प्रकार से उपयमुनम देहली अस्ति, यमुना के समीप देहली है, दिल्ली है।
ऐसे ही अब अभाव अर्थ में रख रहा हूं, गृहे निर्मक्षिकम अस्ति। निर्मक्षिक का शाब्दिक अर्थ क्या था? मक्षिका नाम अभाव है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? घर में मक्खियों का अभाव है, मतलब घर में मक्खियां नहीं है। लिख लीजिएगा, गृहे निर्मक्षिकम अस्ति, गृहे निर्मक्षिकम अस्ति, गृहे निर्मक्षिकम अस्ति। क्या बन जाएगा? घर में मक्खियां नहीं है। इसका अर्थ भी साथ में लिखते रहे। ऊपर वाले में क्या लिखा आपने? लता के समीप आम का पेड़ है, और इसका मीनिंग क्या हो गया? यमुना के समीप दिल्ली है या दिल्ली है। और तीसरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? घर में मक्खियों का अभाव है। एक एक वाक्य प्रयोग मैं सबका ले रहा हूं। ऐसे ही समृद्धि का अर्थ क्या बताया था मैंने? ज्यादा, संपन्नता होना या अधिकता होना। ठीक है। अस्मिन् पुस्तके स्वाभ्यासम वर्तते, अस्मिन् पुस्तके, इस किताब में, स्वाभ्यासम, मैंने आपको बताया था स्वाभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यासों की अधिकता होना, उसको हम क्या कहेंगे? स्वाभ्यासम। अस्मिन् पुस्तके स्वाभ्यासम अस्ति, देख लो इसमें, अस्मिन् पुस्तके स्वाभ्यासम अस्ति, इसका मीनिंग क्या होगा? इस पुस्तक में ज्यादा अभ्यास है, इस पुस्तक में ज्यादा अभ्यास है। अभ्यास का मतलब उदाहरण इत्यादि ज्यादा है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक आया था व्यर्थी। व्यर्थी, व्यर्थी का मतलब क्या होता है? कमी। भारत में मूर्ख लोगों की कमी है। भारते दुर्मूढ़म अस्ति। चलो अस्ति की जगह नास्ति कर लो, हंस रहे हो तो। हां, भारते दुर्मूढ़म नास्ति। वो एक बार कहानी आती है ना, एक बार किसी ने एक टीवी पर ऐड दे दिया कि दुनिया की 50% महिलाएं मूर्ख हैं। तो महिलाओं ने ये कहा कि ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये तो हमारे विपरीत है। उन्होंने आंदोलन किया और टीवी वालों से ऐड चेंज करवा दिया, और उसमें ये लिखवा दिया कि दुनिया की 50% महिलाएं मूर्ख नहीं हैं। पहले तो हैं, पहले तो हैं और बाद में कह दिया नहीं है। भारते दुर्मूढ़म नास्ति, भारते दुर्मूढ़म नास्ति, इसमें कर लीजिएगा भारत में मूर्खों की कमी नहीं है। भारत में मूर्खों की कमी नहीं है। भारत में मूर्खों की कमी नहीं है। दुर्मूढ़ हो गया। ऐसे ही यहां पर रख सकते हैं। अब अति वाला ले लेते हैं। हिमालये, हिमालये अति हिमम अस्ति, हिमालये अति हिमम अस्ति, क्या मीनिंग हो जाएगा? हिमालय पर अति हिम मतलब हिम की अधिकता है। हिमालय पर, हिमालय पर ज्यादा बर्फ है, हिमालय पर ज्यादा बर्फ है। गंगा के बाद वाराणसी है, अनुगंगम वाराणसी अस्ति, अनुगंगम वाराणसी अस्ति, अनुगंगम वाराणसी अस्ति, अनुगंगम वाराणसी अस्ति। क्या मीनिंग हो जाएगा? गंगा के बाद वाराणसी है।
ठीक है। अनुदानम न्यूनम अस्ति, अनुदानम न्यूनम अस्ति, अनुदानम न्यूनम अस्ति। अनुदानम न्यूनम अस्ति, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अनुदान का मतलब क्या हो गया? दान के योग्य, दान के योग्य वस्तु कम है, दान के योग्य वस्तु कम है, दान के योग्य वस्तु कम है। तो और एक बारंबारता का भी लिख लीजिएगा। मोहन है प्रतिदिनम धावती, मोहन है प्रतिदिनम धावती। क्या मीनिंग हो जाएगा? मोहन रोजाना मतलब प्रत्येक दिन दौड़ता है। धावती का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? दौड़ना। मोहन है प्रतिदिनम धावती, मोहन है प्रतिदिनम धावती। तो इस प्रकार से गद्यांश पद्यांश में या कोई सेंटेंस में या वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से जब कभी दिया जाएगा तो इस प्रकार से रूप आएंगे और उनके अंदर आपको अर्थ जैसा प्रसंग चल रहा होगा उसके अनुसार आपको करना होगा। तो ये यथा के 4 अर्थ ले रहे थे। यथा के 4 अर्थों में पहला योग्यता हो गया, दूसरा क्या आ गया? वीप्सा। अब तीसरा अर्थ ले रहे हैं। तीसरा क्या है? अनतिक्रमण। अनतिक्रमण का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं करना। नंबर तीसरा ले लीजिएगा, नंबर 3। यथा के अंदर तीसरा कौन सा आ गया? अनतिक्रमण। अनतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अतिक्रमण नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना। ठीक है। और इस अर्थ में आपको क्या करना हो जाएगा? यथा अव्यय का, सामने कर लो, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होगा, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होगा। देखिए यहां पर जैसे सबसे पहले शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, अतिक्रमण नहीं करने की क्रिया में शक्ति को चाहा गया, इसलिए शक्ति यहां पे कर्म होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। तो जब कभी अनतिक्रम्य का प्रयोग आएगा आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी। शक्ति का अतिक्रमण, यद्यपि का अर्थ आ रहा था लेकिन अतिक्रमण नहीं करने की क्रिया में किसको चाहा? शक्ति को, तो कर्म हो गया। शक्तिम अनतिक्रम्य, मूल शब्द क्या है? शक्ति। और अनतिक्रमण अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? यथा। यथा का समास शक्ति के साथ, तो यथा का प्रयोग हो जाएगा पहले, क्या रूप बन गया? यथा शक्ति। और अंत में क्या है? ई है, अम कार्य नहीं होगा और रूप क्या बन जाएगा? यथा शक्ति, बगैर विसर्ग का, बगैर मैं का। ऐसे ही एक पुल्लिंग का शब्द ले लो, जैसे अपराध का अतिक्रमण नहीं करके, अपराधम अनतिक्रम्य, अपराध का अतिक्रमण नहीं करके। अपराध और अनतिक्रमण अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? यथा। यथा का समास अपराध के साथ, दोनों में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? यथापराध। लेकिन ये अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? यथापराधम, यथापराधम। दोनों लिख लीजिएगा। मतलब हम कहते हैं ना यथा, उसने यथाशक्ति दान दिया, इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति के अनुसार दान दिया, शक्ति का अतिक्रमण उसने नहीं किया। या फिर हम कहें कि न्यायाधीश ने अपराध के अनुसार दंड दिया, तो न्यायाधीश है यथापराधम दंडयति। और स्थानम अनतिक्रम्य, स्थान का अतिक्रमण नहीं करके, स्थानम अनतिक्रम्य। तो यहां पे स्थान और यथा, यथा का समास हुआ स्थान, क्या रूप बन जाएगा? यथास्थान। अकारांत है
हम कार्य कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? यथास्थानम। तो जब कभी यथा आ जाएगा स्टार्टिंग में तो आपको अनतिक्रमण अर्थ वहां पर रखना होगा। तो एक स्त्रीलिंग का, एक पुल्लिंग का और एक नपुंसकलिंग का, तीनों लिंगों का एक एक उदाहरण ले लिया है। अब जैसे मान लो यहां पर जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य था, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोहन ने यथाशक्ति दान किया। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी शक्ति थी उतना ही दान किया, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही मतिम अनतिक्रम्य, मति का अतिक्रमण नहीं करके, अनतिक्रमण अर्थ में यथा का समास हुआ मति के साथ, क्या रूप बन गया? यथामति। मतलब क्या हुआ? मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। जैसे अध्यापक है, यथामति पाठयति, अध्यापक की जितनी बुद्धि थी उतनी पढ़ाता है, मतलब मति का अतिक्रमण नहीं किया। ऐसे रुचिम अनतिक्रम्य, रुचि का अनतिक्रमण करके, मतलब जैसी रुचि है वैसा, यथा का समास रुचि के साथ हुआ, क्या रूप बन गया? यथा रुचि। और रूप क्या बन जाएगा? यथा रुचि। अभी कारांत है। जैसे मोहन है यथा रुचि भुंगते, मोहन को जैसी रुचि है वैसा खाता है, मतलब रुचि का अतिक्रमण नहीं करता। ऐसे विधिम अनतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण नहीं करके, यथा का समास विधि के साथ हुआ, क्या रूप बन जाएगा? यथा विधि। ठीक है। ऐसे ही अपराधम अनतिक्रम्य, यथापराधम। नियमम अनतिक्रम्य, नियम का अतिक्रमण नहीं करके, यथा नियम, क्या रूप बन जाएगा? यथा नियमम। जैसे हम कहें कि अध्यापक है यथा नियमम पाठयति, अध्यापक नियमों के अनुसार पढ़ाता है। ऐसे अनेक प्रसंग। शीघ्रम अनतिक्रम्य, शीघ्रता को अतिक्रमण नहीं करके, क्या रूप बन जाएगा? यथा शीघ्र। ऐसे संभवम अनतिक्रम्य, यथा संभवम, समय का अतिक्रमण नहीं करके, यथा समयम, स्थान का अतिक्रमण नहीं करके, यथा स्थानम। क्रमम अनतिक्रम्य, क्रम का मतलब होगा कोई भी सीरियल, जैसे आपने कहा कि लाइन से चलते रहो, तो यथा क्रम का मतलब क्या हो गया? लाइन को आपने नहीं तोड़ा। यथा क्रमम मतलब क्रमम अनतिक्रम्य, क्रम का अतिक्रमण नहीं करके, सीरियल को नहीं तोड़ करके। ऐसे उचितम अनतिक्रम्य, उचित का अतिक्रमण नहीं करके, क्या रूप बन जाएगा? यथा प्लस उचित सवर्ण गुण कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा? यथोचित। क्या रूप बन जाएगा? यथोचितम। ऐसे ही अर्थम अनतिक्रम्य, क्या रूप बन जाएगा? यथार्थम। कोई भी बात है ना, इसका यथार्थ बताइए, वास्तविक बताइए कि अर्थ का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही स्थितिम अनतिक्रम्य, क्या रूप बन जाएगा? यथा स्थिति। तो अंत में जहां पर ई आया वहां पर तो विसर्ग इत्यादि नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कोई भी शब्द जिसके अंत में ए था, ए के स्थान पर आपने क्या कर दिया है? अम कार्य कर दिया है। जैसे इसका मैं वाक्य प्रयोग रख रहा हूं कि जैसे न्यायाधीश यथापराधम दंडयति, न्यायाधीश यथापराधम दंडयति, न्यायाधीश यथापराधम दंडयति, न्यायाधीश यथापराधम दंडयति। यथापराध का मतलब क्या हो गया? अपराध के अनुसार, ज्यादा अपराध है तो ज्यादा दंड, कम अपराध है तो कम दंड, तो यथापराधम दंडयति। न्यायाधीश यथापराधम दंडयति, न्यायाधीश अपराध के अनुसार दंड देता है, अपराध के अनुसार दंड देता है। न्यायाधीश अपराध के अनुसार दंड देता है। मोहन है यथाशक्ति दानम ददाति, यथाशक्ति, मोहन है यथाशक्ति पाठम पाठयति, मोहन है यथाशक्ति पाठम पाठयति। क्या मतलब हो जाएगा?
मोहन शक्ति के अनुसार पाठ पढ़ाता है। मोहनः यथाशक्ति पाठम पाठयति। तो समास के दौरान भी वाक्य प्रयोग में आ सकता है, इस वजह से मैं इन सबको यहां पर रख रहा हूं क्रमशः प्रकरण वाइज। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा अर्थ क्या आ गया? अनतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं करना, अर्थात उसके अनुसार। अब क्या मतलब हो जाएगा? मोहन शक्ति के अनुसार पाठ पढ़ाता है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं, शक्ति के अनुसार पाठ पढ़ाता है। तो यथा का तीसरा अर्थ आ गया हमारे पास, कौन सा? अनतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं करना, इस तरह का अर्थ। अब आते हैं नंबर तीसरे पार्ट की ओर, चौथे पार्ट की ओर, और वो है सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या होता है? जैसा या समानता। समानता अर्थ हो जाएगा उसके जैसा, उसके जैसा या समानता अर्थ हो जाएगा। और सादृश्य अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग होगा? सह। कौन से अव्यय का प्रयोग हो जाएगा? सह। और आपको मैंने बताया था यदि कोई कालवाची शब्द आगे नहीं हो तो सह के स्थान पे क्या हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। देखो सामने सादृश्य, समानता सामने कर लीजिएगा। इस अर्थ में, इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होगा। इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, और नियमानुसार सह के स्थान पे क्या आदेश करना होगा? सह आदेश लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सादृश्य की बात करें, जैसे हम ये कहें कि हरि के जैसा, हरे है सादृश्यम, किसके जैसा? काके की का मीनिंग आ रहा है, इसलिए यहां पे रूप क्या बन जाएगा? हरे है सादृश्यम, हरि के जैसा। मूल शब्द क्या है? हरि, और समास कौन, अव्यय कौन सा आया? सह। सह का समास किसके साथ? हरि के साथ। क्या रूप बन जाएगा? सह हरि। अब हरि, सह, हरि कोई कालवाची शब्द नहीं है, सह के स्थान पे क्या आदेश होगा? स। क्या रूप बन जाएगा? स हरि, और रूप क्या बन जाएगा? स हरि। हरि के जैसा, स हरि। ऐसे ही गुरो हो सादृश्यम, गुरु के जैसा। क्या रूप बन जाएगा? गुरु सह, सह का समास गुरु के साथ, सह गुरु। सह के स्थान पे स आदेश हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? स गुरु। अब उकारांत अमकारी नहीं होगा, रूप क्या बनेगा? स गुरु, स गुरु। गुरु हो सादृश्यम स गुरु। एक स्त्रीलिंग का ले लीजिएगा, भार्यायाः सादृश्यम। तो भार्या सह, सह का समास भार्या के साथ, सह भार्या। अब दो काम होंगे, सह के स्थान पे तो स आदेश, और भार्या को ह्रस्व, और रूप क्या बन जाएगा? सभार्यम। ठीक है, तो जिसके जैसे की बात कर रहे हो वहां पर आपको स लगाना होगा। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग भी देख सकते हैं। हम ये कहें कि शिष्य विद्वान है, गुरु के जैसा ही विद्वान है, तो गुरु के जैसा, गुरु का सादृश्य हो जाएगा। क्या रूप बनेगा बताइए? शिष्य, शिष्य स गुरु, गुरु के जैसा विद्वान अस्ति। शिष्य, शिष्य स गुरु
विद्वान अस्ति। क्या मतलब हो जाएगा? शिष्य गुरु की तरह विद्वान है। ठीक है, तो सादृश्य के प्रसंग में आप इस प्रकार से प्रयोग करें, पति ही सभार्यम सभार्यम क्रुद्धः अस्ति। पति ही सभार्यम क्रुद्धः अस्ति। पति पत्नी की तरह क्रोधित है। तो यहां पे सभार्यम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यथा के कुल मिलाकर के 4 अर्थ हैं जिनको हमने यहां पर रखा है। पति ही सभार्यम क्रुद्धः अस्ति। क्या मीनिंग हो जाएगा? पति भार्या की पत्नी की तरह है, पति पत्नी की तरह क्रोधित है, क्रोधित है। तो इस प्रकार से यथा के कुल मिलाकर के हमारे पास 4 अर्थ आ गए, योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रमण और साथ में कौन सा आ गया? सादृश्य। इन चारों में अलग अलग अव्ययों का प्रयोग आपने किया है। अब आते हैं नंबर 9। नंबर 9 पर हमारे पास अर्थ है युगपत। युगपत का मतलब होता है साथ होना, साथ होने का भाव। आपको हमने बताया था जो सह अर्थ वाले जितने भी अव्यय हैं उनमें आया था युगपत। और युगपत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। जिसके साथ की बात कर रहे हैं उसमें आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। जैसे चक्रेण युगपत, सबसे पहले पुल्लिंग का शब्द लेते हैं, चक्रेण युगपत मतलब चक्र के साथ। अब मूल शब्द क्या है? चक्र। और इस अर्थ में भी आपको कौन से अव्यय का प्रयोग करना होगा? सह का। और सह के स्थान पे वही नियमानुसार क्या आदेश करेंगे? सह आदेश करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, सह का समास होगा चक्र के साथ, क्या रूप बन जाएगा? सह चक्र। अब सह के स्थान पे क्या होगा? सह आदेश, और रूप क्या बन जाएगा? सचक्र। अकारांत है, अम कार्य कर देंगे और रूप क्या बनेगा? सचक्रम। युगपत का मतलब होता है एक साथ होने का भाव। देखो नंबर 9 युगपत, और युगपत के ब्रैकेट में कर लीजिएगा साथ होने का भाव, और सामने कर लो इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, बना लीजिएगा चक्र के साथ, चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत क्या रूप बन जाएगा? सचक्रम। ऐसे हम कहें कि गदा के साथ, अब गदा शब्द स्त्रीलिंग का है, लता की तरह, तो गदा से तृतीय में क्या बन जाएगा? गदया। जैसे लता से लतया। चक्रेण युगपत तो क्या बन गया? सचक्रम। अब ऐसे गदया युगपत, गदा के साथ, मूल शब्द है गदा और सह, सह का समास गदा के साथ, क्या रूप बन जाएगा? सह गदा। अब 2 काम होंगे, सह के स्थान पे तो सह आदेश और गदा को रस्व करेंगे गद। अब अकारांत बन गया, रूप क्या बन जाएगा? सगदम, सगदम। सगदम। और एक और कर लीजिए नपुंसकलिंग का, पुस्तकेन युगपत, पुस्तक के साथ। मूल शब्द है पुस्तक और सह, सह का समास पुस्तक के साथ, सह पुस्तक, और सह के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? सह, क्या रूप बनेगा? स पुस्तक। अकारांत है, रूप क्या बनेगा? स पुस्तकम।
सपुस्तकम, सपुस्तकम। मतलब युगपद के योग में तृतीया विभक्ति करनी है, जिसके साथ की बात हो उसमें सह अव्यय का प्रयोग करेंगे और सह के स्थान पे आपको क्या करना होगा, स आदेश। तो दैनिक जीवन में कई बार हम कहते हैं ना, सारी की सारी बातों में स लगाते हैं। सप्रसंग व्याख्या मतलब प्रसंग के साथ, सशर्त व्याख्या शर्त के साथ। ये दैनिक जीवन में स वाला प्रसंग जितना भी आता है वो युगपद में आ जाएगा। जैसे देख सकते हो आप, प्रसंगेन युगपत क्या रूप बन जाएगा, सह प्रसंग, सह के स्थान पे स आदेश हो गया, क्या रूप बन जाएगा, स प्रसंगम। ऐसे ही प्रमाणेन युगपत क्या रूप बन जाएगा, सह प्रमाण, स आदेश होकर के स प्रमाणम। ऐसे ही शर्तेन युगपत क्या रूप बन जाएगा, सशर्तम। ऐसे ही संख्येन युगपत, सह का समास संख के साथ क्या रूप बन जाएगा, सह संख, सह के स्थान पे स आदेश होकर के सशंखम। ऐसे कुशलेन युगपत क्या रूप बन जाएगा, सह कुशल, सह के स्थान पे स आदेश सकुशलम। हम बोलते हैं सकुशलम मतलब कुशलता के साथ। ऐसे गदया युगपद क्या बना दिया हमने, सगदम। तो इनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैं एक चक्र का उदाहरण ले लेता हूं और एक गदा का उदाहरण ले लेता हूं। जैसे कृष्ण चक्र के साथ आता है, क्या रूप बनेगा बताओ, कृष्ण है सचक्रम आगच्छति, सचक्रम आगच्छति। कृष्ण है सचक्रम आगच्छति, कृष्ण है सचक्रम आगच्छति। क्या मीनिंग हो जाएगा, कृष्ण चक्र के साथ आता है, कृष्ण चक्र के साथ आता है। ऐसे हम कहेंगे भीम, भीम है। अब भीम किसके साथ, गदा के साथ, सगदम, सगदम युद्धम करोति। क्या मीनिंग हो जाएगा बताओ, भीम गदा के साथ युद्ध करता है, मतलब अपने साथ गदा रख करके युद्ध करता है। गदा का मतलब जो हाथ में लेने का एक विशेष प्रकार का अस्त्र, जैसे कि हनुमान जी के हाथ में गदा है। गदा है, अल्प प्राण बोलना, गधा मत कर देना, महाप्राण में अर्थ अलग हो जाएगा। भीम है सगदम युद्धम करोति, क्या मीनिंग हो जाएगा, भीम गदा के साथ युद्ध करता है। मतलब सगदम कौन है, भीम है। यद्यपि भीम सब तो पुल्लिंग का था, कृष्ण भी पुल्लिंग का था, लेकिन ये तो अव्ययी भाव के रूप है ना, नित्य रूप से नपुंसकलिंग के अंदर होंगे। ऐसे ऊपर वाले सादृश्य अर्थ में कुछ रूप छूट गए थे हमसे, जैसे हरे सादृश्यम, सहरी बन गया हरि के जैसा। ऐसे विष्णु सादृश्यम, विष्णु के जैसा क्या रूप बन जाएगा, सविष्णु। ऐसे मित्रस्य सादृश्यम, मित्र के जैसा क्या रूप बन जाएगा, सहमित्रम। और ऐसे गुरोह सादृश्यम क्या बन गया था, सहगुरु। इनका वाक्य प्रयोग भी हम क्रमशः रख सकते हैं। तो युगपद का मतलब यहां पे साथ वाला अर्थ है। साथ वाले अर्थ में आपने सहव्य का प्रयोग किया था और वहां पे सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। इसलिए युगपद के प्रसंग में भी आपने तृतीया का कार्य यहां पर किया है। इस प्रकार से आपने ये नवे अर्थ के रूप में हमारे पास जो प्रकरण आया वो आया युगपद का या फिर साथ होने का भाव। इस तरह से ये विभिन्न अर्थ आपको याद रखने होंगे। अब आता हूं मैं 10वें प्रसंग की ओर। 10वें का यहां पे मीनिंग लिया है पर्यंत, या जिसका शाब्दिक अर्थ है तक। देखो इस अर्थ में भी आपको सह अव्यय का प्रयोग करना होगा। अब आप कहें कि सादृश्य में भी सह आ गया, इसी प्रकार से दूसरा युगपत में भी सह आ गया, और इसी प्रकार से तीसरा पर्यंत में भी सह आ गया। जब भी सह वाला प्रसंग आएगा तो पक्का है इन तीनों में से कोई एक विग्रह देगा, क्योंकि विग्रह तीनों प्रकार से वहां पर संभव है। परीक्षा में कोई एक विग्रह वहां पर देगा। अब देखो तक अर्थ में सहव्य का प्रयोग कैसे करना है। जैसे आपने कहा कि रामायण तक, तो रामायण पर्यंतम, उसके साथ आप पर्यंत शब्द का प्रयोग कर देंगे। रामायण पर्यंतम, रामायण तक। अब यहां पे मतलब जैसे कोई कहे कि आपने कहां तक पढ़ाई की है,
जैसे पहले जो पढ़ाई होती थी कक्षा 1 2 3 4 की तरह नहीं, ग्रंथों का एक सीरियल होता था। कोई भी ग्रंथों का सीरियल की पहले ये जैसे संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि का सीरियल होता है, उसी प्रकार से ग्रंथों का सीरियल होता था। तो कहां तक पढ़ाई कर ली आपने? रामायण तक। तो रामायण पर्यंतम, मूल शब्द क्या है? रामायण। और पर्यंत अर्थ में कौन सा अव्यय? सह। सह का समास रामायण के साथ, रूप क्या बन गया? सह रामायण। और यहां पर सह के स्थान पे स आदेश कर लेंगे और रूप क्या बन जाएगा? स रामायण। अकारांत है, रूप क्या बन जाएगा? स रामायणम। ठीक है, ऐसे देखो आप यहां पर जैसे समास पर्यंतम, समास पर्यंतम में क्या बन जाएगा? सह समास, सह के स्थान पे स आदेश हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? स समासम। ऐसे ही प्रत्यय पर्यंतम, सह का समास प्रत्यय के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह प्रत्यय, और रूप क्या बनेगा? सह प्रत्ययम। या फिर आपका संधि पर्यंतम, संधि तक। अब यहां पे सह का समास संधि के साथ सह संधि, सह आदेश हो जाएगा ससंधि। लेकिन अब संधि के अंत में तो ई ना, न तो विसर्ग होगा और नहीं अमकार्य होगा। लेकिन नीचे देखो आप, वर्ष पर्यंतम, वर्ष भर मतलब साल भर तक पढ़ता है, तो वर्ष सह, सह का समास वर्ष के साथ और रूप क्या बना? सह वर्ष। ये वर्ष कालवाची शब्द है ना, कालवाची शब्द है, इसलिए सह के स्थान पे स आदेश नहीं हुआ और रूप क्या बना? सह वर्षम बना। ऐसे मास पर्यंतम, ये मास भी क्या है? कालवाची शब्द है, समय का सूचक शब्द है, तो सह का समास मास के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह मास। ये भी अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? सह मासम। मतलब यहां पे सह के स्थान पे स आदेश दोनों प्रसंगों में नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कालवाची शब्द हैं। लिखो नंबर 10, पर्यंत या तक। पर्यंत या तक। देखो इस अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। सामने कर लो, इस अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। अब बनाइए सबसे पहले रामायण पर्यंतम। रामायण पर्यंतम, रामायण पर्यंतम। रामायण सह, सह का समास रामायण के साथ, सह रामायण, सह के स्थान पे स आदेश, स रामायण, और अम कार्य कर देंगे, क्या रूप बनेगा? स रामायणम। क्या रूप बन जाएगा? स रामायणम। ऐसे ही एक कालवाची ले लेते हैं, मास पर्यंतम। मास पर्यंतम, मास और सह, सह का समास मास के साथ, सह मास। अब यहां पे स आदेश नहीं होगा, क्योंकि क्या है? आगे कालवाची शब्द है और रूप क्या बनेगा? सह मासम, महीने भर तक। ऐसे वर्ष पर्यंतम, वर्ष पर्यंतम, वर्ष सह, सह का समास वर्ष के साथ क्या रूप बन जाएगा? सह वर्ष। अब यहां पर भी स आदेश नहीं होगा और रूप क्या बनेगा? सह वर्षम, सह वर्षम, सह वर्षम। तो ये कालवाची प्रसंग में सह के स्थान पे स आदेश नहीं होगा। लास्ट में इन दोनों उदाहरणों के नीचे नोट डाल लीजिएगा। सह मासम और सह वर्षम। सह मासम और सह वर्षम उदाहरणों में, उदाहरणों में, उदाहरणों में सह के स्थान पर स आदेश नहीं हुआ
सह के स्थान पर स आदेश नहीं हुआ, सह के स्थान पर स आदेश नहीं हुआ, क्योंकि मास और वर्ष, क्योंकि मास और वर्ष कालवाची शब्द हैं, मास और वर्ष कालवाची शब्द हैं। ठीक है, कालवाची शब्द होने की वजह से यह कार्य यहां पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 10 अर्थ ले लिए हैं जो कि अव्ययों से संबंधित प्रकरण था। तो ये 10 के 10 प्रसंगों में कौन कौन से अर्थ में कौन सा अव्यय आया, इसका आपको अर्थ याद रखना होगा, और कौन सा अव्यय उसके प्रसंग में आया है। जैसे स्टार्टिंग से देखो दोबारा से, सबसे पहले सप्तमी के अर्थ की बात आई। सप्तमी के अर्थ में कौन सा अव्यय आ गया? अधि अव्यय आ गया, नंबर 1। दूसरा आया समीप, समीप अर्थ में कौन सा अव्यय आया? ओप। फिर तीसरा आया अभाव, अभाव अर्थ में कौन सा अव्यय आया? निर। इसी प्रकार से समृद्धि, समृद्धि अर्थ में कौन सा अव्यय आया? सुअव्यय। ऐसे व्यर्थी, व्यर्थी अर्थ में कौन सा आ गया? दुर। ऐसे अत्यय, अत्यय अर्थ में कौन सा आ गया? अति। पश्चात, पश्चात अर्थ में भी क्या आ गया? अनु। और यथा के कुल मिलाकर के 4 अर्थ आए, जिसमें योग्यता में अनु आया। ठीक है, योग्यता के प्रसंग में अनु, वीपसा के अर्थ में प्रति, अनतिक्रमण के प्रसंग में यथा, और सादृश्य अर्थ में सहअव्यय का प्रयोग हुआ। और अंत में युगपत और पर्यंत अर्थ, इनके अंदर भी आपने सहअव्यय का प्रयोग किया है। लास्ट के 3 मीनिंग के अंदर सहअव्यय आ गया, और ऐसे अनु भी 2 जगह आया। जब भी सह और अनु का प्रकरण परीक्षा में पूछा जाए तो उसका विग्रह कोई एक प्रकार से वहां पे पूछा जाएगा, क्योंकि विग्रह दोनों प्रकार से आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने बनाया ना स रामायणम, अब स रामायणम को दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। रामायण पर्यंतम मोहन स रामायणम अधीते, मतलब मोहन रामायण तक पढ़ता है। और मोहन है स रामायणम आगच्छति, मोहन रामायण के साथ आता है। तो जैसा वाक्य का अर्थ होगा उसके अनुसार आप विग्रह करें, यह भी ध्यान रखें। जैसे ऊपर वाले प्रसंग में तो रामायण के साथ आता है, इसका मतलब क्या हुआ? युगपत वाला मीनिंग हो गया। और नीचे वाले में रामायण तक पढ़ता है, तो फिर यहां पे तक पर्यंत अर्थ आ गया, तो फिर यहां पे नीचे वाला अर्थ आ जाएगा पर्यंत वाला। जैसे इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मोहन है, मोहन है समासम, सहमासम कारकम अधीते, मोहन है सहमासम कारकम अधीते। आपको बताया था पढ़ने के प्रसंग में अधीते का प्रयोग कर सकते हैं, अधीते, अधियाते, अधीयते। मोहन है सहमासम कारकम अधीते, क्या मीनिंग हो जाएगा बताओ? मोहन महीने भर कारक पढ़ता है, महीने तक, मोहन महीने भर तक कारक पढ़ता है, मोहन महीने भर तक कारक पढ़ता है। मोहन है सहमासम कारकम अधीते, लेकिन सह के स्थान पे सह आदेश नहीं हुआ क्योंकि आगे कालवाची शब्द था। जैसे हम कहें कि मोहन समास तक पढ़ता है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा बताइए? छात्र है ससमासम, अब समास तो कालवाची नहीं है ना, ससमासम व्याकरणम पठति, व्याकरणम पठति। छात्र है ससमासम व्याकरणम पठति। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? छात्र समास तक व्याकरण पढ़ता है, छात्र समास तक व्याकरण पढ़ता है। छात्र समास तक व्याकरण पढ़ता है। तो यहां पर आपने अंत में पर्यंत अर्थ का प्रसंग रखा। तो हमारा जो अव्ययी भाव समास था, अव्ययी भाव समास का जो पहला पार्ट था, किसी भी अव्यय का दूसरे समर्थ पद के साथ जो समास कार्य हम कर रहे थे उसके प्रसंग में, वैसे तो व्याकरण की दृष्टि में यहां पे कुल मिलाकर के 16 अर्थ हैं, लेकिन
आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये 10 प्रसिद्ध अर्थ थे जिनको हमने यहां पर रखा है। अब आते हैं हम आगामी प्रसंग की ओर, और वो सेकंड प्रसंग है। यहां पर भी अव्ययी है, लेकिन यहां पे अव्यय केवल अव्यय। अव्यय का समास हो रहा है किसी भी पंचमी पद वाले शब्द के साथ, पंचमी विभक्ति वाले पद के साथ समास होगा। और आ का मतलब यहां पे मर्यादा, मर्यादा का मतलब कोई भी सीमा डिसाइड करना। मर्यादा के प्रसंग में सीमा डिसाइड की जाती है, कोई भी लिमिट डिसाइड की जाती है। कोई एक तरह से यह बताया जाएगा, जैसे यहां पे कोई प्रसंग आ गया कि यहां से जयपुर तक, यहां से जयपुर तक, तो एक तरीका तो यह था जयपुर पर्यंतम और सह जयपुरम बना लो, वो भी सही है। लेकिन अव्यय का प्रयोग करके आप पंचमी वाले के साथ, जैसे जयपुर की बात करें तो इसका विग्रह ऐसे होगा आ जयपुरात, मतलब जयपुर पर्यंत, जयपुर तक। और इसका विग्रह दूसरे प्रकार से कैसे किया जा सकता है, इसी का अर्थ क्या रहेगा, जयपुर पर्यंतम, अर्थ ऐसा ही रहेगा। लेकिन यदि विग्रह आप जयपुर पर्यंतम करोगे जब तो सह जयपुरम बन जाएगा। लेकिन इसका अर्थ आ जयपुरात, मर्यादा या सीमा के अर्थ में अव्यय का पंचमी वाले पद के साथ समास होगा। तो आगे पंचमी वाला पद कौन है, जयपुर, तो आ का समास किसके साथ, जयपुर के साथ, और रूप क्या बन जाएगा, आ जयपुर। अब अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, क्या रूप बनेगा, आ जयपुरम। जैसे हम कहें आ जयपुरम वर्षा अभवत, यहां से जयपुर तक क्या हुई, वर्षा हुई। तो आ जयपुरम मर्यादा बता रहे हैं, लिमिट बता रहे हैं, सीमा बता रहे हैं कि बारिश कहां तक हुई, जयपुर तक। तो ऐसे प्रसंगों के अंदर अव्यय का पंचमी अंत वाले के साथ समास हुआ। मेरे को इसलिए इसको अलग से रखना पड़ा, यद्यपि अव्ययी था, लेकिन यहां पे जो विग्रह किया जाएगा, अर्थ तो पर्यंत का आ रहा है, लेकिन विग्रह कौन सा स्वीकार्य होगा, पंचमी वाला आ जयपुरात। जैसे और भी प्रसंग यहां पे रख सकते हैं, जैसे बहुवचन में रखें कि आ बालेभ्य है, बाल शब्द का रूप राम की तरह बहुवचन का रूप है। ऐसा कोई, जैसे हम कहें कि कोई भी अध्यापक या कोई भी ऋषि जिसकी प्रसिद्धि बालकों तक भी है, मतलब जिसको बालक भी जानते हैं, तो आ बालेभ्य है, उसकी प्रसिद्धि की सीमा बताई कि कौन, बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, युवा वर्ग तो जानते ही हैं, बालक भी जानते हैं, मतलब क्या हुआ, आ बालेभ्य है। तो यहां पर भी वही सेम सिचुएशन, आ का समास किसके साथ, बाल शब्द के साथ, बाल का मतलब वही बालक, और रूप क्या बन जाएगा, आ बाल। अब अकारांत है, अम कार्य हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, आबालम। आबालम मतलब बालकों तक, बालकों के पर्यंत। जैसे इसका वाक्य प्रयोग करें कि अध्यापकस्य यशः आबालम अस्ति, मतलब अध्यापक का जो यश है वो बालकों तक भी फैला हुआ है। इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। आप प्रसंग वाला जो प्रकरण आएगा उसको आप यहां पर रखें, लेकिन इस तरह का अर्थ यही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाल पर्यंतम, बालकों तक भी, इसी का अर्थ ये निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पे विग्रह आपको पंचमी वाला ही करना होगा। तो वो तो हो गया तो पहला पार्ट अव्यय का फर्स्ट। अब आ जाइए सेकंड। अभी तक जो बात की थी वो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की ओर आ रहे हैं हम। लिखो मर्यादा, मर्यादा, और मर्यादा के ब्रैकेट में कर लीजिएगा सीमा, सीमा, ठीक है, मर्यादा सीमा। अर्थ में मर्यादा, अर्थ में, मर्यादा अर्थ में अव्यय का, मर्यादा अर्थ में अव्यय का, मर्यादा अर्थ में अव्यय का पंचमी विभक्ति अंत वाले, अव्यय का पंचमी विभक्ति अंत वाले पद के साथ, पंचमी विभक्ति अंत वाले पद के साथ, पंचमी विभक्ति अंत वाले पद के साथ समास हो जाता है, समास हो जाता है।
समास हो जाता है। ठीक है, पंचमी अंत वाले पद के साथ समास हो जाता है। अब बनाओ, जैसे आ जयपुरात, आ जयपुरात, आ जयपुरात। ठीक है, अर्थ क्या रहेगा इसको मत लिखो, लेकिन अर्थ वही रहेगा जयपुर पर्यंत, क्योंकि ये विग्रह करोगे तो फिर कहां पे पहुंच जाएगा, सह में पहुंच जाएगा। अर्थ उसके जैसा ही है, लेकिन ये जो दूसरा लिखा है ना ओब्लिक करके, ये केवल इसको अर्थ को बताने के लिए है कि आज जयपुरात का मतलब क्या है, जयपुर पर्यंतम। अब आ का समास हुआ जयपुर तक, जयपुर के साथ क्या रूप बन जाएगा, आ जयपुर। हमने इसमें आ को पहले क्यों लिया, क्योंकि इधर विग्रह के अंदर भी आ पहले था, इसलिए यहां पे पहले रख लिया। बाकी सभी में अव्यय वाला अर्थ बाद में था, इसलिए वहां पे बाद में लिख रहे थे। तो अब यहां पे आ का समास किसके साथ हो गया, जयपुर के साथ हो गया। क्या रूप बन जाएगा, आ जयपुर, और अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा, आ जयपुरम। तो ये एक वचन में था, पंचमी एक वचन। ऐसे ही नेक्स्ट बनाओ, आ बालेभ्य, आ बालेभ्य, आ बालेभ्य। तो रूप क्या बन जाएगा, आ का समास बाल के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आ बालम, बालकों तक भी। ऐसे उप देखो शब्दों को आप, जैसे आ कुमारेभ्य है, आ कुमारेभ्य का मतलब क्या हो जाएगा, कुमारों तक, क्या रूप बन जाएगा, कुमार आ। आपका विग्रह आ का समास किसके साथ, कुमार के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आ कुमार। अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा, आ कुमारम। ऐसे आ कंठात, क्या रूप बन जाएगा, आकंठ, कंठ पर्यंत। जैसे कई बार होता है मैं आकंठ भर गया, मतलब दुख आकंठ भर गया, मतलब कंठ तक दुख भर गया। तो आकंठ का मतलब क्या होगा, कंठ पर्यंत, लिमिट बता दी, कहां तक दुख, कंठ तक है। तो आ का समास कंठ के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आकंठ। अकारांत है, क्या रूप बनेगा, आकंठम। ऐसे ही आजीवनात, जीवन पर्यंत। आपने कहा कि मैं उसकी आजीवन सेवा करूंगा, तो आजीवन का मतलब क्या हुआ, जीवन पर्यंत, पूरा अर्थ हो गया, मतलब जब तक जीवन है। एक सीमा बताई कि कब तक सेवा करोगे, जब तक जीवन है। तो आ का समास जीवन के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आजीवन। अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, आजीवनम। ऐसे देखो आमरणात्, आमरणात् का मतलब क्या हो गया, मरण पर्यंत। तो यहां पे सीमा को बताया गया, आ का समास मरण के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आमरणम। क्या हो गया, आमरणम। ऐसे ही आ जानुभ्याम, जानू का मतलब होता है जंघा। जैसे कई बार होता है ना, उसके हाथ जंघाओं तक हैं, या जानू का शाब्दिक अर्थ जंघा, या जंघा के नीचे जो घुटने हैं वहां तक अर्थ हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम के जो हाथ थे वो घुटनों तक थे, तो उनको आजानु बाहु कहा जाता है। तो जानुभ्याम आ मतलब क्या हो जाएगा, जंघाओं तक या घुटनों तक। तो क्या रूप बन जाएगा, आजानु। अब इसके अंत में क्या है, ऊ है, ऊ है, तो यहां पे अम कार्य नहीं होगा। और ऐसे ही आपाद मस्तकाभ्याम, मतलब हम कई बार कहते हैं कि वो पूरा का पूरा रंग में सन गया, या पूरा का पूरा रंगीन हो गया। कैसे, आपाद मस्तक, पैर और सिर, सिर से लेकर के पैर तक। तो ये द्विवचन का शब्द इसलिए लिखे क्योंकि पाद और मस्तक दो शब्द थे। तो आ पाद मस्तकाभ्याम मतलब पैर से लेकर के सिर तक। तो आ का समास हुआ पाद मस्तक के साथ, और रूप क्या बन जाएगा, आपाद मस्तक। अकारांत है तो अम कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अनेक प्रयोग यहां पर आप कर सकते हैं। एक जीवन वाला लिख लीजिएगा, आ जीवनात्, आ जीवनात् मतलब क्या हो गया, जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंतम। आ का समास हुआ जीवन के साथ, क्या रूप बन जाएगा, आजीवन। अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, आजीवनम।
आजीवनम। अकारांत होने की वजह से क्या हो गया? आजीवनम, मतलब जीवन पर्यंत। अब यहां पर मैं इनका वाक्य प्रयोग भी रख रहा हूं। जैसे हम ये कहें कि जयपुर तक वर्षा होती है या हुई, भूतकालिक अर्थ में लिख लेते हैं। आ जयपुरम, आ जयपुरम, आ जयपुरम वर्षा अभवत। भू धातु से लंग लकार में क्या रूप बनेगा? अभवत। आ जयपुरम वर्षा अभवत, क्या मीनिंग हो जाएगा? जयपुर तक वर्षा हुई। आ जयपुरम वर्षा अभवत। ठीक है, जयपुर तक वर्षा हुई। मैं वाक्य प्रयोग इसलिए दे रहा हूं कि जो भी गद्यांश पद्यांश में आए तो वहां पर आपको वाक्य प्रयोग करके ही देगा। सीधे तौर पे समास का प्रश्न गद्यांश वाले आधार पे नहीं पूछेगा, गद्यांश में पहले प्रयोग करेगा तब जाके रूप बनेगा। ऐसे ही अध्यापकस्य कीर्ति, अध्यापकस्य कीर्तिः आबालम अस्ति। अध्यापकस्य कीर्तिः आबालम अस्ति, क्या मीनिंग हो जाएगा बताओ? अध्यापक की कीर्ति बालकों तक भी है। अध्यापकस्य कीर्तिः आबालम अस्ति। अहम, मैं सेवा करूंगा। सेव धातु से आत्मनेपद की धातु लिट लकार के अंदर अहम सेविष्ये, मैं सेवा करूंगा। सेवा करने की क्रिया में किसको चाहा? गुरु को चाहा, कर्म हो गया। अहम गुरुम सेविष्ये, मैं गुरु की सेवा करूंगा। कब तक? आजीवनम। तो अहम आजीवनम, अहम आजीवनम गुरुम सेविष्ये। अहम, अहम आजीवनम गुरुम सेविष्ये। सेविष्ये कहां का है? दृढ़ लकार का है। अहम और उत्तम पुरुष एक वचन का क्यों आया? क्योंकि इधर अहम था ना, अहम के अनुसार। अहम आजीवनम गुरुम सेविष्ये, क्या मीनिंग हो जाएगा बताइए? मैं जीवन भर गुरु की सेवा करूंगा। भूतकालिक अर्थ है, मैं जीवन भर गुरु की सेवा करूंगा। इस प्रकार से ये जितने भी प्रकरण थे इनको हमने यहां पर रखा है, जो कि सेकंड प्रकरण में आपके आ वाला प्रसंग था। कोई भी नगर के साथ, कोई भी स्थान के साथ, आ ग्रामम, आ नगरम, आ जयपुरम, कोई भी प्रसंग आ सकता है। किसी नदी का नाम भी आ सकता है, आ गंगम, आ यमुनम, आ गोदावरी, ई छोटा हो जाएगा, प्रकरण वही चलेगा। सब में जहां कहीं पर भी आ शब्द का प्रयोग कर देंगे, आ अव्यय का प्रयोग कर देंगे, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास का एक अंतिम प्रसंग है और वो तीसरा प्रसंग है। जैसे आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा हमने दी थी, अव्ययी भाव समास के अंदर हमने सबसे पहले बताया था यहां पे प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी, और ये जो पूर्व पद है वो क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, लेकिन वो प्रायः शब्द कहने का मतलब ये था कि कभी कभार विपरीत स्थिति भी मिल सकती है। वो कैसे? सुनो, नंबर 3, यहां पर तीसरा प्रकरण मैं ऐसा रख रहा हूं, नियमानुसार आपको सामान्य ज्ञान होगा, संख्यावाची का प्रसंग द्विगु समास में आता है, लेकिन अव्ययी भाव समास के अंदर 2 प्रकरणों को रखा गया है। विशेष तौर पर संस्कृत में, हिंदी में तो इनको नहीं माना जाता, लेकिन संस्कृत में संख्यावाची के 2 प्रसंग रखे हैं। एक तो संख्यावाची का वंशीयवाची और एक संख्यावाची का नदीवाची, 2 प्रकरण रखते हैं, वंशीय और नदी। वंशीय का मतलब होता है वंश में होने वाला, और हमारे दैनिक जीवन में वंश 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है विद्या के माध्यम से
और एक होता है जन्म के माध्यम से। जन्म के माध्यम से तो सामान्य तौर पे आप परिचित हैं, जिस बालक का जन्म जिस वंश में हुआ वो उसके वंश का हो जाएगा। जहां पे जिसका जन्म हुआ वो उसका ही वंश माना जाएगा। यदि किसी कौरव वंश में पैदा हुआ तो कुरुवंशी, पांडवों के वंश में पैदा हुआ तो पांडवों का वंश अलग हो गया, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ तो इक्ष्वाकु वंशी, अपने अपने वंश के अनुसार। एक तरीका तो यह है जन्म के माध्यम से, और एक तरीका है विद्या के माध्यम से। एक ही गुरु से पढ़ने वाले, एक ही विषय को पढ़ने वाले वो सारे के सारे एक वंश के माने जाते हैं, चाहे वो एक विद्या से संबंधित हो। जैसे कि आपने देखा होगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, यद्यपि समय का डिफरेंस था लेकिन तीनों ने एक विद्या मतलब व्याकरण विद्या के बारे में कार्य किया। तो उन दोनों को, हम उन तीनों को एक ही प्रसंग के, एक ही वंश के मुनि मानते हैं, व्याकरण वंश के मुनि मानते हैं। तो ऐसे प्रसंग में संख्यावाची का वंश के साथ, और नदी, नदी का मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि जो नदियां हैं उनके प्रकरण के साथ इसको रखा जाता है। तो एक एक प्रसंग को मैं लेता हूं। सबसे पहले वंश की बात करते हैं। व्याकरण के तीन मुनियों की बात कर ले हैं। त्रि शब्द से बहुवचन में क्या बनता है? त्रय है। और मुनि शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? मुनय है। तीन मुनि, त्रय है, मुनय है। अब यहां पे मूल शब्द क्या है? त्रि, और इधर मूल शब्द क्या है? मुनि। अब यहां पे समास त्रि का होगा, मुनि का होगा, मुनि के साथ होगा। त्रि का समास मुनि के साथ। अब पहले प्रयोग किसका हो जाएगा? त्रि का, क्योंकि समास किसका हुआ है? संख्यावाची का। मूल रूप क्या बन गया? त्रिमुनि। अब है तो अव्ययी भाव समास ना, अंत में इकारांत है, अम इत्यादि नहीं होगा, और रूप क्या बन जाएगा? त्रिमुनि का त्रिमुनि ही रूप रह जाएगा। मतलब व्याकरणस्य त्रिमुनि, व्याकरण के तीन मुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। तो व्याकरणस्य त्रिमुनि, त्रिमुनि के विसर्ग भी नहीं आएगा, अम इत्यादि भी नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा प्रसंग वंश के दृष्टिकोण से, जैसे आप यहां पर जो पांडव, कौरव इत्यादि हैं उनको लेकर के बना सकते हैं जो कि जन्म के माध्यम से हैं। पंच पांडवाः, पांडव कितने? 5, और शतम कौरवाः, कौरव कितने? 100, शतम कौरवाः। अब यहां पे मूल शब्द क्या है? पंचन। 5 के अंदर मूल शब्द क्या है? पंचन, और आगे शब्द कौन सा आया? पांडव। संख्यावाची शब्द का पंचन का समास पांडव के साथ, और पहले प्रयोग किसका हो जाएगा? पंचन का। मैंने आपको बताया था समास के प्रसंग में पहले वाले शब्द के अंत में यदि न हो तो न का क्या हो जाएगा? लोभ हो जाएगा। तो न का क्या कर देंगे? लोभ, और रूप क्या बन गया? पंच पांडव। लेकिन ये तो अकारांत है ना, अकारांत है तो इसमें तो अम कार्य कर देंगे, और रूप क्या बन जाएगा? पंच पांडवम, पंच पांडवम। ऐसे यहां पे मूल शब्द है सत, और आगे शब्द कौन सा है? कौरव। सत का मतलब हुआ 100, सत का समास किसके साथ? कौरव के साथ। क्या रूप बन गया? पहले प्रयोग किसका हो जाएगा? सत का। रूप क्या बनेगा? सत कौरव। अकारांत है, अम कार्य कर देंगे, और रूप क्या बन जाएगा? सत कौरवम। ऐसे 21 भारद्वाज, भरद्वाज ऋषि की संतान 21 मानी गई है। एक विंशति ही भारद्वाजाः, 21 भरद्वाज वंशी। तो यहां पे मूल शब्द क्या है? एक विंशति मतलब 21, और आगे मूल शब्द क्या है? भारद्वाज। संख्यावाची शब्द कौन सा आया? एक विंशति, इसका समास भारद्वाज के साथ। पहले प्रयोग किसका हो जाएगा? एक विंशति का, और रूप क्या बनेगा? एक विंशति भारद्वाज। अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, और रूप क्या बन जाएगा? एक विंशति भारद्वाजम। इस प्रकार से आपको दो प्रकार के वंश हो गए। त्रिमुनि तो किसका वंश हो गया? विद्या के माध्यम से। और ये तीन वंश, तीन उदाहरण किसके हो गए? जन्म के माध्यम से। तो विद्या के माध्यम से भी वंश हो सकता है और जन्म के माध्यम से भी वंश हो सकता है। तो एक एक प्रकरण को लेंगे। तीसरे के अंदर संख्यावाची का वंश के साथ और संख्यावाची का नदी के साथ। तो तीसरे के अंदर नंबर फर्स्ट, नंबर थर्ड कर लीजिएगा। पहले तो थर्ड को लिखेंगे, पहले थर्ड के सामने इसका अर्थ लिखेंगे, फिर तीसरे के अंदर पहला लेंगे हम। सबसे पहले थर्ड लिखो। संख्यावाची शब्द का, संख्यावाची शब्द का, संख्यावाची शब्द का वंशीय, वंशीय
वंश से क्या बनता है? वंशीय। जैसे कंठ में होने वाला कंठीय, वैसे वंश में होने वाला वंशीय। वंशीय वाची शब्द, वंशीयवाची शब्द तथा नदीवाचक शब्द के साथ, तथा नदीवाचक शब्द के साथ, नदीवाचक शब्द के साथ समास हो जाता है। नदीवाचक शब्द के साथ समास हो जाता है। नदीवाचक शब्द के साथ समास हो जाता है। अब यहां पे पहले प्रयोग किसका होगा? संख्यावाची का। तो आपका जो अव्यय का नियम था ना वो कैंसिल हो गया। अतः यहां संख्यावाची शब्द का ही, अतः यहां संख्यावाची शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा। अतः यहां संख्यावाची शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा। तो यहां पे पहले वाला पद अव्यय मिले कोई आवश्यक नहीं है, संख्यावाची वाला प्रसंग यहां पर आ जाएगा। अब इसके अंदर नंबर वन, तीसरे के अंदर नंबर वन, संख्यावाची शब्द का वंशीयवाची शब्द के साथ, संख्यावाची शब्द का वंशीयवाची शब्द के साथ समास होता है। वंशीयवाची शब्द के साथ समास होता है। वंश में होने वाला वंशीय कहलाता है। वंश में होने वाला, वंश में होने वाला, वंश में होने वाला वंशीय कहलाता है। वंश में होने वाला क्या कहलाएगा? वंशीय। वंश में होने वाला वंशीय कहलाता है। ब्रैकेट में ये पंक्ति लिख लो, वंशे जातः वंश्यः। वंश में होने वाला वंशीय, वंश में होने वाला वंशीय कहलाता है। वंशे जातः वंश्यः। यह वंश, यह वंश, यह वंश विद्या और जन्म, यह वंश विद्या और जन्म, विद्या और जन्म, यह वंश विद्या और जन्म दो माध्यम से होता है। यह वंश विद्या और जन्म दो माध्यम से होता है। मतलब क्या हुआ? चाहे विद्या के वंश का प्रसंग हो, चाहे सामान्य जन्म के माध्यम से प्रसंग हो, दोनों प्रसंगों में आपको यह समास कार्य करना होगा। चलो इन चारों उदाहरणों को लिखो क्रमशः। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो जो चार कॉलम आपके बने हुए हैं, चारों कॉलमों में चार स्टेज बने हुए हैं, वैसे बना लीजिएगा। चार कॉलम में बना लीजिएगा सीधे। त्रयः मुनयः, त्रयः मुनयः, त्रयः मुनयः, त्रयः मुनयः, त्रयः मुनयः। क्या रूप बनेगा? त्रि का समास मुनि के साथ, और रूप क्या बन जाएगा? त्रिमुनि। और फाइनल रूप भी क्या बन जाएगा? त्रिमुनि, क्योंकि इकारांत है तो अम इत्यादि नहीं होगा। ऐसे बनाओ, पंच पांडवाः, ये पांच पांडव और 100 कौरव जन्म के माध्यम से। मूल शब्द है पंचन और पांडव, पंचन और पांडव। पंचन में नय का लोप कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समास के प्रसंग में पहले वाले शब्द के अंत में नय मिल जाए तो नय का क्या करना होता है? लोप। क्या रूप बन जाएगा? पंच पांडव, अकारांत है, हम कार्य कर लेंगे। रूप क्या बनेगा? पंच पांडवम,
ऐसे ही शतम कौरवाः, शतम कौरवाः, सत का समास कौरव के साथ, शत कौरव अकारांत है, हम कार्य कर देंगे, रूप क्या बनेगा, शत कौरवम। यह भी किसके माध्यम से है, जन्म के माध्यम से। 100 कौरव, कुरुवंशी, 5 पांडव, पांडु की संतान, और ऐसे ही 21 भारद्वाजाः, जो भरद्वाज ऋषि थे उसकी 21 संतान। तो विद्या और जन्म के माध्यम से वंश के प्रसंग में संख्यावाची का समास हुआ है। ठीक है, अब दूसरा प्रसंग कौन सा बच गया, नदी वाला। देखो नंबर सेकंड, क्या मीनिंग हो जाएगा बताओ, संख्यावाची शब्द का किसके साथ होगा, नदीवाचक के साथ समास होगा। एक बार लिख लो इन सबको। अब सुनो, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ देते हैं, ये जो समास होगा ना, ये समाहार अर्थ में होगा, कलेक्शन अर्थ में होगा। सामान्य तौर पे समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है, लेकिन यदि बात नदी की चल रही हो तो नदियों के प्रसंग में आपको अव्ययी भाव समास रखना होगा। बाकी जितने भी समाहार हैं, जैसे पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचवटी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, त्रिलोकी, वो सारे के सारे द्विगु में रहेंगे। केवल नदी वाला प्रसंग आपको यहां पर स्वीकार करना होगा। नंबर सेकंड कर लीजिएगा, संख्यावाची शब्द का, संख्यावाची शब्द का, संख्यावाची शब्द का समाहार अर्थ में, समाहार, समाहार का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, एकत्रीकरण। संख्यावाची शब्द का समाहार अर्थ में नदीवाचक शब्दों, नदीवाचक शब्दों, ब्रैकेट में कर लो, गंगा यमुना डैश डैश डैश, जितने भी नदीवाचक हैं, नदीवाचक शब्दों के साथ, नदीवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है, नदीवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है। ठीक है ना, नदीवाचक शब्दों के साथ आपको समास कार्य करना होगा। किसका समास कार्य होगा, संख्यावाची का। अब जैसे मैं एक एक प्रसंग रख रहा हूं, 5 गंगाओं का समाहार, देखो पंचानाम गंगानाम समाहार है, समाहार अनेकों का है ना, इसलिए षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है। किसका, 5 गंगाओं का, इसलिए बहुवचन है। पंचन मूल शब्द है और आगे एक शब्द कौन सा, गंगा, संख्यावाची कौन सा है, पंचन। समास किसका होगा, पंचन का गंगा के साथ, और पहले पद में जो न है, न का क्या कर देंगे, लोप। क्या रूप बन गया, पंच गंगा, गंगा के अंत में आ है, ह्रस्व कर देंगे, गंगा की जगह क्या बन जाएगा, पंच गंग। अब अकारांत है, हम कार्य कर देंगे और रूप क्या बन जाएगा, पंचगंगम। बना दिया। वैसे 4 सोपान के अंदर पंचानाम, 4 में नहीं तो ऐसे सीधा लिख लो इस तरह से, क्योंकि अब थोड़ा अर्थ लंबा आ गया, इस वजह से ऐसे लिख लो इसी तरह से। पंचानाम गंगा नाम समाहार है, 5 गंगाओं का समाहार, उसको हम क्या कहेंगे, पंचगंगम, पंचगंगम। पंचगंगम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, पंचगंगम। 5 गंगाओं का समाहार क्या कहलाएगा, पंचगंगम। ऐसे ही द्वयोः, द्वि शब्द से क्या बनता है षष्ठी के अंदर,
द्वयोः, द्वयोः और यमुना से क्या बन जाएगा? यमुनयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहार है, दो यमुनाओं का समाहार। द्वि और यमुना, मूल शब्द द्वि है, द्वि का समास यमुना के साथ, क्या रूप बन जाएगा? द्वि यमुना। अब यमुना के अंत में आ है, ह्रस्व कर लेंगे, द्वि यमुना, अकारांत है, अम कार्य कर लेंगे और रूप क्या बन जाएगा? द्वि यमुनम, दो यमुनाओं का समाहार, क्या रूप बन जाएगा? द्वि यमुनम। द्वयोः, षष्ठी के अंदर रूप क्या बनता है? द्वि शब्द से द्वयोः। और यमुना से लता की तरह लतयोः, वैसे यमुना से यमुनयोः, दो यमुनाओं का समाहार। ऐसे सप्ताह नाम यमुना नाम समाहार है, सप्त यमुनम बन जाएगा। लेकिन देखो, सप्ताह नाम सरस्वती नाम समाहार है, सात सरस्वतियों का समाहार, सरस्वती नदी का नाम, सप्ताह नाम सरस्वती नाम समाहार है, क्या रूप बन जाएगा? अब मूल शब्द यहां पर भी क्या है? सप्तन, और आगे कौन सा है? सरस्वती। तो सप्तन का समास सरस्वती के साथ, न का क्या हो जाएगा? लोभ, क्या रूप बनेगा? सप्त सरस्वती। लेकिन ती बड़ा है, ती बड़ा है तो उसको क्या कर देंगे? ह्रस्व, और रूप क्या बनेगा फाइनल? सप्त सरस्वती। न तो विसर्ग आएगा न अम आएगा, सप्त सरस्वती, सप्त सरस्वती। ऐसे देखो, सप्ताह नाम गोदावरी नाम समाहार है, नाम ही अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसमें खर्च ही नहीं होता हो। कितने भी उदाहरण आप चाहो रख सकते हैं, संधि समास के प्रसंग में उदाहरणों की बहुलता खूब कर सकते हैं। लेकिन यहां तक कर लो आप एक बार, सरस्वती तक। अब सुनिए, यहां तक लिख लिया सबने? सुनो, सप्ताह नाम सरस्वती नाम समाहार है, क्या रूप बन जाएगा? सप्त सरस्वती। अब सुनो, अव्ययी भाव समास के अंदर यदि पूर्व पद में संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद में या तो गोदावरी शब्द आ जाए या फिर नदी शब्द आ जाए, पंचानाम नदी नाम समाहार है। केवल दो की बात कर रहे हैं, और वो भी जब जब संख्यावाची पहले हो। यद्यपि गोदावरी और नदी शब्द पीछे भी आए थे, लेकिन वहां तो हमने कोई विशेष काम नहीं किया। यदि संख्यावाची शब्द पहले हो और गोदावरी शब्द बाद में हो, नियमानुसार संख्यावाची का समास हुआ, न का लोप हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पे रूप बनाए तो सप्त गोदावरी ई बड़ा था ना, नियमानुसार इसको क्या होना चाहिए था? रस्म होना चाहिए था। लेकिन इन दो शब्दों के अंदर रस्व नहीं होकर के ई के स्थान पर अकारांत आदेश होता है, और सप्त गोदावरी के बजाय सप्त गोदावर बनता है। अब अकारांत मिल गया, अब यहां पे अम कार्य हो जाएगा, और अम कार्य होकर के रूप क्या बनेगा? सप्त गोदावरम। केवल दो शब्द, एक तो गोदावरी शब्द और एक नदी शब्द, और उनसे भी पहले संख्यावाची शब्द हो। तो लिखो, पहले नियम लिखेंगे या फिर पहले उदाहरण लिख लो, बाद में नोट डाल लेंगे। सप्ताह नाम गोदावरी नाम समाहार है, सप्ताह नाम गोदावरी नाम समाहार है। सप्ताह नाम गोदावरी नाम समाहार है।
वही सप्तन गोदावरी, नय का लोप कर लो, सप्त गोदावरी, और गोदावरी को क्या हो जाएगा, गोदावर, क्या रूप बन जाएगा, सप्त गोदावरम। ऐसे ये भी उदाहरण लिख लीजिएगा, पंचानाम नदी नाम समाहार है, मूल शब्द है पंचन और नदी, संख्यावाची का समास हुआ, नदी के साथ नय का लोप कर देंगे, रूप क्या बनेगा, पंच नदी। नियमानुसार तो रस्व होना चाहिए था, लेकिन इसको भी अकारांत आदेश कर देंगे, पंचनद अकारांत है, क्या रूप बन जाएगा, पंचनदम, पंचनदम। पंचनदम नियमानुसार तो रस्व होना चाहिए था, लेकिन यहां पे अकारांत कार्य आपको करना होगा। ठीक है, इन दोनों को स्टार डाल लीजिएगा। यहां पे जो अकारांत किया ना, अकारांत की जगह स्टार डाल लो और नीचे नोट डाल लीजिएगा। हां लिखो, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में गोदावरी और नदी शब्द से पहले, अव्ययी भाव समास में गोदावरी और नदी शब्द से पहले, अव्ययी भाव समास में गोदावरी और नदी शब्द से पहले संख्यावाची शब्द के होने पर, संख्यावाची शब्द के होने पर गोदावरी और नदी शब्द को, गोदावरी और नदी शब्द को अकारांत आदेश हो जाता है, गोदावरी और नदी शब्द को अकारांत आदेश हो जाता है। केवल दो ही शब्द हैं, गोदावरी और नदी, नदी में भी केवल नदी शब्द है। यदि नदी वाचक पूरे आ जाते तो गोदावरी को अलग से लिखना नहीं पड़ता, लेकिन गोदावरी और नदी शब्द की बात कर रहे हैं, और उनसे भी पहले संख्या, जैसे आपने पीछे देखा सप्तमी के अर्थ में देखो, नद्याम, यद्यपि नदी शब्द तो वहां पर भी था, लेकिन वहां पे संख्यावाची नहीं था। आपने जैसे उप गोदावरी बनाया, वहां पर भी गोदावरी शब्द था, लेकिन संख्यावाची नहीं था, इस वजह से वहां पर यह नियम लागू नहीं हुआ। केवल गोदावरी और नदी शब्द के प्रसंग में यह नियम लागू होगा, और उससे भी पहले संख्यावाची हो। तो इस तरह से हमने जो आपका अव्ययी भाव समास था, अव्ययी भाव समास के प्रकरण को 3 भागों में बांटा। किसी भी अव्यय का दूसरे पद के साथ समास होगा, नंबर 1। नंबर 2 आया आ अव्यय का पंचमी अंत वाले पद के साथ समास होगा, और नंबर 3 यहां पर आया संख्यावाची शब्द का वंश्यवाची शब्द और जो नदीवाचक शब्द हैं उनके साथ समास कार्य होगा। अब आगामी कक्षा में हम जो तत्पुरुष समास की प्रक्रिया है उसको रखेंगे। धन्यवाद।